प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर के अंतर्गत पेपर 4 में कई शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में दर्ज कराए गए हैं। उसी पेपर 4 के अंतर्गत आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन भी पढ़ना है। तो आप जब उन शीर्षकों में को गंभीरता से देखेंगे तो उसमें आपको निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन शीर्षक के अंतर्गत के अध्ययन की अपेक्षा की गई है। तो इस हिस्से में क्या जानकारियां समेटी गई हैं और किस तरीके से संभावित प्रश्न होंगे, वो आप इसकी सामग्री को पढ़ने के उपरांत बहुत सारी बातें आप परीक्षा उपयोगी आपको मिलेंगी। तो आज हमारा केंद्रित विषय होगा सार्वजनिक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी प्रशासन। इसके बीच में हमारी कोशिश होगी कि इनके बीच की समानताओं की तलाश करें और इनके बीच में क्या अंतर है उसे भी देखने की कोशिश करें। तो आज की ये जो कक्षा है, जो व्याख्यान है, वो इसके तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित होगी। तो चलिए इस व्याख्यान को शुरू करते हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानता के समर्थक चिंतकों से अपनी बात शुरू करनी चाहिए। तो इस दोनों प्रशासन के मध्य जो समानता के समर्थक चिंतक हैं, उनके अनुसार लोक और निजी प्रशासन दोनों के मूल तत्व लगभग एक समान होते हैं और दोनों के प्रशासन का अंतिम उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना ही होता है। इसी कारण दोनों प्रशासनों के अंतर्गत कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो दोनों के द्वारा संपादित होती हैं, जैसे लेखांकन का कार्य अर्थात ऑडिट का कार्य, इस तरह वित्तीय कार्य फाइनेंशियल वर्क, वाणिज्यिक कार्य की बात कर लें कॉमर्शियल वर्क, प्रबंधकीय कार्य की बात करें वो भी दोनों में संपादित होते हैं। इस तरह सुरक्षा और तकनीक संबंधी कार्य है ना, ये कमोबेश दोनों प्रशासन में अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा होता है। यही कारण था कि समानता के समर्थ चिंतकों में से एक हेनरी फ्योल, जिन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है, उनके अनुसार प्रशासन एक सार्वभौमिक क्रिया है। और इसी तरह ब्रिटेन के एक प्रबंध सलाहकार हुआ करते थे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जिनका नाम था लिंडन उर्विक। उन्होंने भी कुछ बिंदुओं को आधार बना करके लोक और निजी प्रशासन की समानता को बताने की कोशिश की है। तो आज के इस व्याख्यान में उनके द्वारा एवं हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए कुछ 7 शीर्षकों के तहत बिंदुवार अध्ययन करेंगे, ताकि उनकी समानता और ज्यादा समझ में आ जाए कि किन बिंदुओं के आधार पर इनकी समानता उन्होंने बताने की कोशिश की। तो सर्वप्रथम पहला बिंदु हमारे समक्ष आता है शोध, जिसे आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान जिसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, और नई तकनीक। तो इसके आधार पर देखा जाए तो दोनों प्रशासन स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लोक प्रशासन विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए अपने कार्य कौशल में जनता की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं के प्रति समय के साथ स्वयं को प्रासंगिक अर्थात रेलिवेंट बनाए रखने का कोशिश करते हैं। वहीं निजी प्रशासन की बात करें तो विभिन्न शोधों और अनुसंधानों के जरिए जनता की विभिन्न आवश्यकताओं को भी वे बेहतर ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गया इनके प्रथम आधार, जिसके आधार पर दोनों की समानता प्रतीत साफ साफ समझ में आ गई। अब मैं आपको ले चलता हूं तकनीकी समरूपता की ओर। अर्थात देखा जाए कि दोनों प्रकार के प्रशासन में हेनरी फ्योल के अनुसार ये बताए गए जो सिद्धांत से, जिसे मैं POCCC के नाम से कहूंगा, अर्थात उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि P फॉर प्लानिंग, जिसे योजना कहते हैं, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, जिसे संगठन कहते हैं, C फॉर कमांडिंग, और C फॉर कोऑर्डिनेशन, और C फॉर कंट्रोल। तो इन्होंने ये जो 6 प्रयोगों के आधार पर
लोक और निजी दोनों प्रशासनों के सिद्धांतों के द्वारा, अर्थात उन्होंने बताने की कोशिश की कि दोनों प्रशासन कुछ सामान्य सिद्धांतों एवं कार्यविधियों के निर्माण इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। चलिए आगे चलते हुए देखते हैं कि और क्या समानताएं दोनों के बीच में हैं। तो जनसंपर्क की बात की जाए, पब्लिक रिलेशंस की बात की जाए, तो लोक प्रशासन अपनी प्रासंगिकता, जिसको रेलिवेंसी कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए जनसंपर्क को भी आवश्यक मानता है, अर्थात पब्लिक रिलेशंस को बड़ा ही आवश्यक मानता है। और जनसंपर्क की सहायता से ही लोक प्रशासन जनता की विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में अपनी प्रायोरिटी अर्थात अपनी प्राथमिकता तय करता है। इसके लिए आपको पता ही होगा कि लोक प्रशासन में हर एक जिले में, या फिर कहा जाए कि सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत पीआरडी डिपार्टमेंट होते हैं तथा सूचना और जनसंपर्क विभाग होता है, जो समस्त इस तरह की क्रियाएं करते हैं जिससे कि सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाई जा सके, सरकार की उपलब्धियों को अखबारों के जरिए बताई जा सके और अन्य कई कार्यों को प्रचारित प्रसारित किया जा सके। बिल्कुल इसी प्रकार निजी प्रशासन भी अपने जनसंपर्कों को के द्वारा जनता के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी उत्पाद जो होते हैं उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन करते हुए या उनके आकार प्रकार में परिवर्तन करते हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट्स की वो प्रासंगिकता बनाए रख सके। और इसके लिए भी उनके द्वारा उनके कार्यालय में पीआरओ जैसे पद सृजित किए जाते हैं। तो ये आपने देखा इनकी क्षमता को बताने की कड़ी में कुछ बातें। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उत्तरदायित्व के भावना के तहत कैसे ये दोनों समान है, अर्थात जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भावना के तहत दोनों की समानता तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो लोक और निजी प्रशासन दोनों क्षेत्रों में पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। जहां लोक प्रशासन में पदाधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह, वहां निजी प्रशासन में पदाधिकारी जो होते हैं वो अपने उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। बस यही इन दोनों में अंतर होता है, लेकिन कमोबेश देखा जाए तो वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। इस तरह देखा जाए संगठन के संदर्भ में, तो संगठन भी एक विषय है जिसके अंतर्गत दोनों की समानता देखी जा सकती है। तो इसे इस तरीके से समझा जाए कि दोनों प्रशासनों की जो क्रियाशीलता होती है, वो संगठन के अंतर्गत जो क्रियाशीलता होती है उसके अंतर्गत मनुष्यों एवं जितने भी भौतिक संसाधन उनका बेहतर प्रयोग के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो स्पष्ट है कि प्रशासन के विभिन्न अंगों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक साथ सभी अंगों की क्रियाओं के मध्य कहा जाए तो समन्वय होना बेहद आवश्यक है। तो स्पष्ट है कि लोक और निजी प्रशासन दोनों संगठन जो हैं वो संगठन रूपी उनको दोनों को संगठन रूपी शरीर की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो यहां भी आपने दोनों किस्म के प्रशासनों के आपसी समानताओं का एक पक्ष देखा। चलिए आगे चलते हैं और निर्धारित नीतियों के पालन के तहत देखते हैं कि इनमें क्या समानताएं हैं। तो लोक और निजी प्रशासन का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन विभिन्न विषय वस्तु होने के बावजूद भी, है ना, उनके बेहतर क्रियान्वयन हेतु दोनों प्रशासन बेहतर नीतियों के निर्माण करके अपने क्रियान्वयन पर बल देते हैं। तो कुल मिलाकर के यह भी एक समानता का पक्ष हुआ। अब इसकी समानता का अगला पक्ष तलाशते हैं हम लोग, वो है विकास और प्रगति को प्राथमिकता। तो विकास चाहे वो सार्वजनिक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों प्रशासन कुशल प्रबंधन और संगठन के द्वारा प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखना अपना प्राथमिक उद्देश्य समझते हैं, क्योंकि विकास और प्रगति के अभाव में दोनों प्रकार के प्रशासनों के अस्तित्व पर कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ऐसी स्थिति में वे विकास और प्रगति को प्राथमिकता देते हैं। इस तरह अब तक बताए गए तथ्यों के आधार पर दोनों प्रशासन के मध्य समानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वास्तव में लोक प्रशासन ने अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है या जो कार्यकुशलता को जो है उसे बेहतर बनाने के लिए
एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि वो निजी प्रशासन की प्रबंधकीय शैली जो होती है, जो मैनेजेरियल स्किल होती है, उसे भी अपनाने की कोशिश की है। इस संबंध में आप हैदराबाद में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है ना, ये जो इसकी भूमिका को देखा जा सकता है, जहां एक तरफ सार्वजनिक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सरकारी पदाधिकारियों की कौशल ट्रेनिंग वहां की कराई जाती है, वहां निजी प्रशासन के भी मैनेजेरियल पोस्ट पर आसीन होने वाले ऐसे स्किल्ड पर्सन जो कैट जीमेट वगैरह की तैयारी करने के उपरांत जो मैनेजरियल पोस्ट के लिए अपनी योग्यता दिखाते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग वहां की जाती है। तो ये बताता है कि दोनों के बीच में कार्यकौशल में भी समानता है। इतनी सी बात इनको समानता को दृष्टिगत रखते हुए अब तक मैंने पहुंचाया। अब चलते हैं हम लोग दोनों के बीच में अंतर को तलाशने, अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर भी है क्या, अगर कुछ है तो किस आधार पर उसके अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो चलिए उसकी कड़ी में देखते हैं राजनीतिक चरित्र को। तो इस संदर्भ में कहा जाए कि लोक प्रशासन का कार्य राजनीतिक प्रकृति का होता है, अर्थात क्योंकि कहा जा सकता है कि पूर्ण रूपेण राजनीति से प्रभावित भी होता है और प्रेरित भी होता है, जबकि निजी प्रशासन स्वयं का स्वरूप जो होता है वो राजनीतिक कतई नहीं होता। वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी संस्था विशेष के द्वारा संचालित होता है। इसलिए ये स्पष्ट अंतर दोनों में देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके निर्देशन शीर्षक के अंतर्गत दोनों के अंतर तलाशते हैं। तो निर्देशन को भी आप दोनों के अंतर का आधार बना सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशन में काम करता है, वहीं दूसरी तरफ निजी प्रशासन स्वयं के द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार कार्य करता है। स्पष्ट है कि निजी क्षेत्रों के नियम अपेक्षाकृत लचीले होंगे और वो अधिक व्यवहारिक भी होंगे, या यूं व्यवहारिक कहा जाए या कहा जाए व्यवसायिक अधिक होंगे। अब थोड़ी सी चर्चा दोनों प्रशासन के उत्तरदायित्व की प्रकृति पर कर दी जाए, उसके आधार पर भी इसके अंतर को हम लोग समझ सकते हैं। तो लोक प्रशासन के कार्य और उनकी नीतियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जनता के प्रति ही लायबिलिटी होती है अर्थात जवाबदेह होती है। इसी कारण उन्हें हमेशा अपने कार्यों का हिसाब किताब रखना होता है, और यही कारण है कि वो इसके प्रति जवाबदेह भी होते हैं, ताकि आवश्यकता अनुसार किसी भी पक्ष के द्वारा जब सूचनाएं प्राप्त मांगी जाए या दस्तावेज संबंधी जानकारियां मांगी जाए तो वो इसके लिए जवाबदेह हो सके। यही कारण है कि सूचना के अधिकार का प्रयोग आप लोक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो उसके विभाग है वहीं से आप प्राप्त की जा सकती है। निजी प्रशासन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, अर्थात वे प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह ऐसी प्रकृति या ऐसी उत्तरदायित्व के जिम्मेवार नहीं है। इस तरह थोड़ी सी अब कार्य क्षेत्र की बात कर ली जाए, वहां भी इनके अंदर को देखा जा सकता है। तो लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वह निजी प्रशासन के कार्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक होता है। समय के साथ जनता की जो बढ़ती हुई जो समस्याओं का जो निराकरण और उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेवारी लोक प्रशासन के द्वारा ही तय हुई जाती है। लोक प्रशासन समाज के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंच सकता है या पहुंच रखता है कहा जाए, वहीं निजी प्रशासन का क्षेत्र जो होता है कहा जाए तो वो संकुचित होता है, जो सिर्फ लाभ के आधार पर ही कार्य करता है। हालांकि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में व्यापक नियंत्रण में रहते हुए भी विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, अर्थात निजी प्रशासन की कई ऐसी गतिविधियां होती हैं वो लोक प्रशासन के व्यापक नियंत्रण में रहकर भी अपने विभिन्न कार्यों को वो अंजाम देता है। जैसे हाल के वर्षों में अपने 2 साल पहले कोरोना जैसी संक्रमण की स्थिति में सरकार के द्वारा जो बनाए गए जो गाइडलाइंस थे उनके अनुपालन जितना लोक प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी या उसके मानने वाले जितने भी जो हमारे निर्देश थे उतनी सहजता से
जितना हम लोग मान रहे थे उसी तरीके से निजी प्रशासन के लोग भी, उन्हें भी मान्यता, उन्हें भी उसी बाध्यता थी कि उन सारे सूचनाओं को, उस तरह से दिशा निर्देशों को पालन करें। चलिए उद्देश्य की भी बात करते हैं, अर्थात उद्देश्य कैसे दोनों के बीच में तुलनात्मक अंतर को बताता है। तो जहां निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनके प्रभावशीलता का आकलन उनके लाभ की मात्रा के आधार पर होता है, वहीं दूसरी ओर लोक प्रशासन में एकमात्र उद्देश्य सेवा करना होता है। अर्थात एक तरफ उनका उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग है, वहां यहां सोशल सर्विस हो जाता है। और यही कारण है कि जिसके लिए लोकहित, सामाजिक न्याय और नैतिकता लोक प्रशासन के आधार बिंदु होते हैं। इसी कड़ी में व्यवहार को भी शीर्षक के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन का हिस्सा माना जाए कि व्यवहार किस तरीके से दोनों के बीच में अंतर पैदा करते हैं। तो लोक प्रशासन, जहां तक लोक प्रशासन की बात है, वो सर्वजन संभाव की नीति पर कार्य करता है, अर्थात विधि के शासन के अंतर्गत लोक प्रशासन समान परिस्थितियों में सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना सुनिश्चित करता है। तो स्पष्ट है कि लोक प्रशासन विभिन्न व्यक्तियों के आधार पर नीतियों के नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि ये इस तरह के बाइफरकेशन या इस तरह की स्थितियां निजी प्रशासन में यदाकदा देखने को मिलती है। अब हमारी बात कार्यकुशलता को के अंतर्गत देखने की जरूरत है कि कैसे दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो लोक प्रशासन में देखा जाता है तो लालफीताशाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की उपस्थिति के कारण कहा जा सकता है, तो कार्य की सफलता में ये दोनों चीजें जो है सो व्यापक रूप से बाधा उत्पन्न करती है। लालफीताशाही का यहाँ संदर्भ आया है, तो मैं बता दूं कि यह शब्द 16वीं शताब्दी में इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अंग्रेजी में इसे रेड टैपिज्म कहते हैं। तो 16वीं शताब्दी में थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं। तो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो राजा हुआ करते थे, हेनरी अष्टम, कैसे यह शब्द वजूद में आया उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूं। हेनरी अष्टम की पत्नी जो कैथरीन थी, उनसे वैवाहिक रिश्ते विच्छेद करने के लिए हेनरी अष्टम ने 16वीं शताब्दी में पोप 16 को या पोप सप्तम को उन्होंने लगभग 85 याचिकाएं दर्ज कराई थी। उन याचिकाओं में अपने विवाह संबंधी विच्छेद के उन्होंने चर्चा की थी। तो ये जो विषय है वो आज भी वेटिकन का जो संग्रहालय है उसमें वो सारे लाल कपड़ों में लपेट कर वो रखा गया है। तो उस समय से ही ये शब्द वजूद में आया, अर्थात लालफीताशाही, जिसे कहते हैं कि कोई भी काम करने के नियम कायदों के तहत उसके कामों को करना। तो चलिए वापस मैं रेड टैपिज्म पर आता हूं। तो लालफीताशाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ये लोक प्रशासन में व्यापक रूप से देखने को मिलता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न होती है। जबकि निजी प्रशासन की बात करूं तो इसमें इस तरह की स्थितियां नहीं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशल तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। निजी प्रशासन नियमों के मामलों में लोक प्रशासन की तुलना में अधिक लचीला होता है, जो न्यूनतम समय में और न्यूनतम मितव्यय के कारण, न्यूनतम व्यय के साथ अधिकतम उत्पादन को अपना उद्देश्य मानता है। वहीं लोक प्रशासन की बात की जाए तो लोक प्रशासन सामान्य रूप से सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को आधार बनाकर वहां अपनी भर्ती की प्रक्रिया को भी संचालित करता है, जिसके कारण कभी कभी लोक प्रशासन के कार्यों में कुशलता और गतिशीलता विपरीत किस्म से प्रभावित होती दिखती है। इसी कड़ी में कुछ शीर्षक के जरिए भी इसको और व्याख्यायित किया जाए, जैसे वित्तीय नियंत्रण। दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कड़ी में अगला शीर्षक है वित्तीय नियंत्रण, अर्थात फाइनेंशियल कंट्रोल। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत विधायिका वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करती हैं, जिसे किसी संवैधानिक संस्था के द्वारा प्रभावी बनाया जाता है ना, संवैधानिक संस्था के द्वारा उसे प्रभावी बनाया जाता है।
वहीं दूसरी तरफ निजी प्रशासन जो होते हैं वे स्वयं के द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के माध्यम से अपनी लेखा परीक्षा को अंजाम देते हैं या फिर अपने लेखा कार्यों को अंजाम देते हैं। इसको इस तरीके से समझा जाए कि निजी प्रशासन को यदि अकाउंट्स चेक कराने हो तो वो अपने सीए रिक्रूट करके अपनी कार्य को अंजाम देते हैं, जबकि लोक प्रशासन के अंतर्गत ये प्रक्रिया है ना, ऑडिट ऑफिस के जरिए संपादित होती हैं। इसलिए मैंने उसको कहा कि संवैधानिक संस्था के द्वारा उसे प्रभावी बनाया जाता है। तो स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र में का जो वित्तीय नियंत्रण होता है वो आंतरिक प्रकृति का होता है, जबकि लोक प्रशासन का जो वित्तीय नियंत्रक होता है वो अधिक प्रभावी होता है। चलिए एक और शीर्षक के तहत इसे समझने के इस दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अंतर को जानने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रहित की भावना। तो राष्ट्रहित की भावना को लेकर के प्रशासन अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर तलाशेंगे तो देखने को एक अंतर दिखता है। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत अधिकारी और अन्य कार्मिक निष्पक्ष और राष्ट्रीय भावना से युक्त होकर के काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी प्रशासन के अधिकारी और कार्मिक स्वयं को संबंधित निजी क्षेत्र के हित में जोड़कर देखते है ना, अर्थात वो अपने संस्थान की सफलता में ही अपनी सफलता का और अपना हित देखते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको दोनों विषयों के समानता अर्थात निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच में समानता और असमानताओं को अंकित करते हुए दोनों की व्याख्या प्रस्तुत की। इसके बाद एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष यदि परीक्षा में आए तो उसको लिखा जाए। इस तरह तुलनात्मक अध्ययन के निष्कर्ष से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडली के इस दौर में दोनों प्रशासनों के मध्य अंतर देखा जाए तो सिमटता भी चला जा रहा है। तो कहा जाए कि लोक प्रशासन में लोक शब्द को बनाए रखते हुए निजी क्षेत्रों के बेहतर प्रबंध की क्षमता और व्यावसायिक मापदंडों को शामिल करके समाज के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश लोक प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अर्थात आजकल आप देखते हैं पीपीपी मॉडल पर कार्य किए जाते हैं, तो इसका एक ही इशारा है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के साथ मिल करके अपने दायित्वों का निर्वहन करने की पहल कर रही है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानता एवं उनके अंतर को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस संदर्भ में जितनी बातें मैंने बताई वो परीक्षा उपयोगी है। उम्मीद करता हूं आपको यह मेरा आज का व्याख्यान पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ आप तक उपस्थित रहूंगा। तब तक धन्यवाद।